अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बरतरफ सरकारी मुलाजमीन नजरसानी केस अब अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। आज अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि कल बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट इस केस को निपटा देगी। अदालत की जानिब से अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी हतमी तौर पर जो तजावीज़ हैं मुलाजमीन को रिलीफ़ देने से मुतल्लिक, वो भी कल अदालत की जानिब से तलब कर ली गई हैं। इसके अलावा आज वकला के दलाइल जो हैं वो किसी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं। जो वकला बाकी रह गए हैं वो कल अदालत उनके दलाइल सुनकर केस मुकम्मल कर देगी। कल इस केस के ऊपर कोई शॉर्ट ऑर्डर आ सकता है या अदालत इस हवाले से कोई तफसीली फ़ैसला भी जारी कर सकती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तैयब बलोच साहब। ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद रहे हैं। मैं ख़ुद भी आज कमरा अदालत में मौजूद था, तो इस हवाले से जो भी केस की आज समाअत हुई है वो तैयब बलोच साहब से जानते हैं। आज हमने ये देखा है कि केस की समाअत के दौरान वकील रज़ा रब्बानी की जानिब से और बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कुछ सियासी गुफ्तगू भी की गई, कुछ गिले शिकवे भी हमने देखे जो हैं वो दोनों अतराफ़ से, दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से कुछ सामने आए हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो तारीख़ है उस हवाले से भी रज़ा रब्बानी की जानिब से कुछ जो है वो गुफ्तगू की गई है। तो इसी हवाले से तैयब बलोच साहब से जानते हैं। तैयब बलोच साहब, आज आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। हम शुरू से ये देख रहे हैं कि ये नज़रसानी का केस है। केस के जो इख्तिताम पर वकील शाह खबर साहब की जानिब से जो बात, जो नुक्ता उठाया गया, क्या समझते हैं कि अदालत इस हिचकिचाहट का शिकार क्यों है कि वो 17 अगस्त का जो फ़ैसला अदालत की जानिब से दिया गया 3 रुकनी बेंच की जानिब से, उसमें गलतियाँ या उसमें जो कानूनी सुकम है या जो खामियाँ हैं उसको मतलब अदालत उसको एडमिट करे और केस पर नज़रसानी दरखास्तें बाकायदा जो हैं वो समाअत के लिए उनको मंजूर किया जाए। क्या समझते हैं अदालत क्यों हिचकिचा रही है कि अपना जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए या उसको मुअत्तल किया जाए? देखें, पहली बात ये है कि जो यहाँ पे तस्दीक करने की ज़रूरत है ओवरऑल, यानी कि जो एक परसेप्शन है कि अदालत जो है, देखिए अदालत नज़रसानी तो एक्सेप्ट कर चुकी है, ठीक है, नज़रसानी एक्सेप्ट हो चुकी है, तो अदालत दीगर ऑप्शन देख रही है। लेकिन नज़रसानी में यानी कि आप कह सकते हो कि मुकम्मल नहीं, जुज़वी तौर पे, जैसे वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा हप हप, ठीक है, तो ये वो चीज़ है। तो अब वो जो मिठास है वो तो इन्होंने बर्दाश्त कर ली। अब वो जो कड़वाहट है कि जो जजमेंट आई 17 अगस्त की, वो जजमेंट गैर आइनी जजमेंट थी, उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के अपने कवायद के बरखिलाफ थी, तो उसको ये अनडू करने में हिचकिचाहट का शिकार हो रहे हैं। और देखें, वो ये एक आम सी बात है कि कोई भी इदारा या कोई भी शख्स अपने आप को गलत तो नहीं कहता ना। अब ये तो नहीं कहते कि यार वो हमसे गलती हुई, लेकिन मैं आपको उसी जस्टिस मुशीर आलम की, चूँकि वो मेन जजमेंट, ये सारा मसला मुशीर आलम की जजमेंट की वजह से है, लेकिन उसी मुशीर आलम का अपना उसका मैं बता रहा हूँ कि कुछ अर्सा पहले इन्हीं सैकड़ एम्प्लॉइज़ से मुतल्लिक और या वैसे ओवरऑल कोई प्रमोशन का मामला था। ये सीरा एक्ट 2010 के तहत प्रमोशन का मामला था। साकिब निसार के साथ बैठ के मुशीर आलम ने इसी सीरा एक्ट को अपहोल्ड किया है। सही, ये एक पॉइंट है जो शायद अभी तक वकला की जानिब से तो नहीं उठाया गया, लेकिन इस हवाले से आप PLDs चेक कर ले, वो चीज़ें मौजूद है। यार वो मुशीर आलम जो इस सीरा एक्ट 2010 को प्रमोशन के केस में अपहोल्ड कर रहा है, वो फिर बाद में इसको किस तरीके से नल एंड वाइड कर रहा है, या अल्ट्रावेरी करार दे रहा है, या इसको गैर कानूनी करार दे रहा है, या इसको उड़ा के रख रहा है। हाउ इट पॉसिबल? यार एक बंदा जो है या तो वो समझे कि ये दुरुस्त है या वो लेकिन हमने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये भी तो देखा है कि एक ही जो कानूनी नुक्ता है उसके ऊपर अगर एक बेंच एक फैसला देता है तो कुछ अरसे के बाद उसी नुक्ते के ऊपर एक और बेंच उससे मुख्तलिफ फैसला दे देता है। तो अदालतें तो एक दूसरे के बेंचेस के फैसले को भी सर वो बेंचों का मसला है, ये पर्सनल मसला है। पर्सनल मसला मीन कि कोई मुशीर आलम की कोई पर्सन ज़ात का नहीं मसला था। मतलब ये है कि ये वो उस बेंच में मौजूद थे, उसमें इन्होंने सुना, उस फैसले को देखे, अगर इसको समझ इनको था कि ये चीज़ एक्ट दुरुस्त नहीं है, तो उसमें आपको पता है इख्तिलाफी नोट भी लिखे जाते हैं ना। जब आपका माइंड नहीं मान रहा होता तो जज के पास किसी को तलवार लेके तो नहीं खड़ा होता ना, उसने अपना माइंड अप्लाई करना होता है। वो या तो मतलब मुतफिक होता है जब वो इख्तिलाफ करता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये आपने नहीं देखा कि प्रेसिडेंट बनी हुई है कि इख्तिलाफी नोट भी लिखे जाते रहे। तो मुशीर आलम ने ऐसा किया, जो कि मतलब मैंने उसको आपको बताया किस तरीके से उन्होंने पहले इसको अपहोल्ड किया, इस एक्ट को दुरुस्त करार दिया, बाद में उन्होंने जब इस एक्ट को जो है वो इसके खिलाफ फैसला दिया। एक दूसरा हम आप आते
आते हैं आपके इस सवाल के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्यों इसको जो है उड़ा नहीं रही। जैसे शाह खबर वाली आपने बात की, हाँ शाह खबर ने जो बात की वो सुप्रीम कोर्ट के अपने कवायद के मुताबिक बात की कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो मौजूदा बेंच है ये रिव्यू बेंच है, और रिव्यू बेंच उन्होंने कहा उसका स्कोप जो है वो सिर्फ ये स्कोप है कि 17 अगस्त का मुशीर आलम का जो फैसला था वो दुरुस्त था या नहीं, सिर्फ यही इसके पास स्कोप है। और ये कि अगर वो दुरुस्त था तो उसको फिर सस्टेन करे, अगर वो गलत था तो उसको फिर कलअदम करार दे। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो बातें अदालत की जानिब से उठाई जा रही हैं, ये कानूनी नुकात है या आइनी सवालात पूछे जा रहे हैं या ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है क्या है, तो उसने कहा इस मौजूदा बेंच को 5 रुकनी जस्टिस बंदियाल वाले बेंच को इख्तियार नहीं है, इसके लिए फिर आप 10 रुकनी लार्जर बेंच बना दें, वो फिर इन सारी चीज़ों को जो है वो देखे। और ये बात जो उन्होंने आज की, ये मुलाजिम भी यही कहते हैं, और यहाँ पे जो लीगल एक्सपर्ट है, जो कानूनदान है, जो इवन के जो जर्नलिस्ट इसको मुकम्मल केस को जो है वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कायदे और ज़वाबित के मुताबिक तो यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मौजूदा बेंच जो नजरसानी बेंच है ये या तो जजमेंट को सस्टेन करे या उसको गलत करार दे, ये बाकी चीज़ों में ना जाए, उसका इसको इख्तियार नहीं है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अदालत के जो ये समाअत हो रही है जजेस की जानिब से, जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस सजाद अली शाह और दीगर जजेस की जानिब से बार बार कानून कवायद की बात की जा रही है, लेकिन हमने इसी सुप्रीम कोर्ट में देखा है कि जूनियर जजेस को यहाँ पर सीनियर के ऊपर ला के बिठा दिया जाता है, उस वक्त कानून को नहीं देखा जाता। उसके अलावा जब बनी गाला को रेगुलराइज करना हो उस वक्त कानून को नहीं देखा जाता। जब ये हमारे पास ट्विन टावर्स हैं, जब इसको रेगुलराइज करना हो उस वक्त जो कवायद हैं उसको नहीं देखा जाता। जब सफ़ा गोल्ड माल को रेगुलराइज करना हो उस वक्त कवायद को नहीं देखा जाता। जब नस्ला टावर को गिराना हो उस वक्त कवायद को नहीं देखा जाता। लेकिन जब बात यहाँ पर गरीब की आती है, एक लोअर क्लास के लोगों की आती है, जिनका मुस्तकबिल शायद इसी रोज़गार के साथ, इसी नौकरी के साथ जिनका वाबस्ता है, जिनके बच्चे इसी रोज़ी रोटी के साथ जुड़े हैं, उनका मुस्तकबिल, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनकी नशोनुमा, रिहाइश, सारा कुछ उनका इन्हीं लोगों की नौकरियों के साथ जुड़ा है। जब मुआमलात एक आम आदमी के से मुतल्लिक होते हैं तो हमें कानून कायदे क्यों याद आ जाते हैं? आपकी राय चाहिए। सिंपल बात है, आज जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने ये एक परसेप्शन बन रही है लोगों के अंदर, एक राय है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लीड का क्लब बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो पैसे वाला होता है, जो इख्तियार वाला होता है, जो ताकत वाला होता है, उसके हक में फ़ैसले होते हैं, और जो आम बंदा है, जो गरीब है, उसके हक में फ़ैसले नहीं होते। तो ये जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने आज इस हवाले से कहा कि ऐसा तस्वर जो है वो दुरुस्त नहीं है। अशराफिया के लिए जो है ना ही कानून साजी होनी चाहिए और ना अशराफिया को जो है वो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम सब लोग जो बैठे हैं वो पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए हैं, तो हमें उस हक में फ़ैसले देने चाहिए। लेकिन जो आपने बात की, पहली बात, बहुत सारी आपने बातें की, मैं एक उस पर जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं आ जाता हूँ सीनियरिटी के इशू के ऊपर। ये मेन केस सीनियरिटी का था ना, हिदायतुर्रहमान वाला, जब वो यहाँ पे उसकी पिटीशन थी और जिसमें ये सारा 17 अगस्त को फैसला हुआ, वो सीनियरिटी का इशू था, मदूद चंद लोग आए थे। अब सीनियरिटी के इशू को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही, और या उस सीनियरिटी के इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 लोगों को मुतासर कर दिया। अब आप आ जाएँ सुप्रीम कोर्ट के अपने उस पर कि सीनियरिटी के इशू के ऊपर जुडिशल कमीशन में आपने तकर्रियों को नहीं देखा कि यार सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बारी बनती है, उसका सीनियरिटी के ऊपर पहला नाम आ रहा है, उसको, या वो सेठ वकार साहब थे, उसको भी आपने जस्टिस तो दरखास्तें देते रहे, बेचारे फोत हो गए, इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बारी थी, आपने उसकी बजाय चौथे नंबर पे जाके आपने एक जज को उठाया, वो किसी का मामा था, किसी का दोस्त था, किसी का रिश्तेदार था, या किसी का चैम्बर वेलो था, मैं जिसकी वजह से आपने उस सीनियरिटी के इशू को बाईपास किया और उसको आके यहाँ पे लगाया। और फिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को कंपनसेट करने के लिए आप कह रही हो कि नहीं जी हम आपको ढाक पे लगाएंगे, जूनियर के भी नीचे। हाँ, तो वो काम गया आपका कानून। ठीक, फिर जस्टिस आयशा वाला आपने मामला देखा कि ठीक है, आप किसी को खातून होने का एज तो दे सकते हो, लेकिन खातून होने की आड़ में आप तमाम सीनियरिटी के इश्यूज को वो नहीं कर सकते। तो इन्हीं बुनियाद के ऊपर फिर सिंध हाई कोर्ट ने पिटीशन डालनी थी। इवन जो मौजूदा बेंच में जस्टिस काजी अमीन साहब हैं, जब ये लाहौर हाई कोर्ट में तो ये कौन से नंबर? अब जस्टिस काजी अमीन को मराते हैं और ये चीज़ें
नजर आ रही है। काजी अमीन को ये नहीं पता कि वो खुद ढाक के ऊपर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो खुद उधर से पेंशनें भी ले रहे हैं। रिटायरमेंट का, उनकी रिटायरमेंट का इंतजार किया गया क्योंकि वो मेरिट पर नहीं आते थे। रिटायर होने के बाद उनको यहाँ पे लाया गया। तो ये वो चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट को फिर देखना चाहिए। देखें जी, ये 16,000 मुलाजमीन का आपको मसला नज़र नहीं आ रहा। आपने 400 वो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपने क्या किया, मलिक रियाज से आपने पैसे लेके सारी ज़मीन उसको दे दी। क्या उसके अब्बे के पास ज़मीन थी? क्या सुप्रीम कोर्ट की ज़मीन थी? नहीं, ना वो सुप्रीम कोर्ट की ज़मीन थी, वो मलीर के लोगों की ज़मीन थी। और फिर आप ज्यादती क्या कर रहे हो कि वो चलो ठीक है आपने ज़मीन दे दी, रेगुलराइज कर दिया उसके बत्ते को, उसके लीगल गैर कानूनी कब्जे को सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलराइज किया और नज़रसानी में जाके रेगुलराइज किया। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। फिर भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो पैसे आपने लिए मलिक रियाज से, आपको क्या तकलीफ है वो सिंध हुकूमत को देने में? क्या आपको तकलीफ है कि आप वो मलीर के लोगों को उस पर भी तो ये अपना एक रिटायर्ड जज जो है वो बिठाने का वो बस बाबा 2 नंबरी है ना, और क्या है, ठीक है ना। रिटायर्ड भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, कमीशन एक बना दिया उसके ऊपर, उस कमीशन की निगरानी सुप्रीम कोर्ट वाले करेंगे। पैसा है ना, पैसा है, ये है कि बाबा बंदा हमारा रिटायर होगा, उसके पास वो 460 अरब है या जितना भी मलिक रियाज ने दिया वो एक कमीशन होगा, वो ये दे नहीं रहे। उसको अब चीफ जस्टिस जो है जस्टिस गुलजार, इसके बाद में कितनी दरखास्तें आ चुकी हैं सिंध हुकूमत की, बाबा वो ज़मीनें हमें, वो पैसे हमें दिए जाए, जो लोग वहाँ पे बेघर हुए। आपको पता है सिंध में ये कितना बड़ा इशू हुआ? आपने देखा कि सिंध में कितनी नफरत पैदा हो गई थी मलिक रियाज के बैरियर टाउन के ऊपर। वो जो हमले हुए थे, वहाँ का जो सन ऑफ साइल है, वहाँ का जो इंडिजियस पीपल, गोट पूरे जो है पूरे गोट, और वो गोट भी बलोचों के थे। और पता नहीं ये ना कहे कि मैं शायद वो कौमियत की वजह से, लेकिन मैं जो आपको हक़ाइक़ वो बता रहा हूँ कि ये वो 2 नंबरियाँ हैं जो यहाँ पे की जा रही हैं। लेकिन जब इन बेचारे 16,000 मुलाजमीन का मसला आता है, फिर वो जो आपने रेकोडेक वाली आप बात कर, रेकोडेक केस में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से इस वक्त पाकिस्तान को तकरीबन 900 अरब रुपए के जुर्माने का सामना है। अभी वो केस इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेंटर में ज़ेर समाअत है, उस पर समाअत अभी जारी है, केस का फैसला हतमी नहीं आया। लेकिन अगर खुदा न खास्ता तैयब लोई साहब वो केस का फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आ जाता है, 900 अरब रुपए का जुर्माना है, उसके अलावा जो कानूनी चाराजोई के जो जुर्माने होंगे वो अलग होंगे। तो मुझे ये बताएं कि वो 900 अरब कहाँ पे, और ये सरकारी मुलाजमीन जिनकी अक्सरियत जो है वो 50 या 55 साल से ऊपर है, ये कितनी तनख्वाह इनकी सालाना बनती होगी कि वो उस 900 अरब के बराबर? मैं आपको बताऊं, वो टिथान कापर कंपनी जो है उसके पास वो एग्रीमेंट था, वो यहाँ पे उसके लोग आते रहे, ब्रीफ देते रहे कि हम अस्पताल बनाएंगे, हम एयर स्ट्रिप बनाइए, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इसके बावजूद उसको कुछ ऐसे इशू के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग दूसरे भी होते हैं ना जो कहते हैं कि नहीं जी ये वहाँ पे नहीं, ये चीज़ें हमें मिलें, या उनको कोई कमीशन खाना होता है, सिर्फ उस बुनियाद के ऊपर आपने टिथान कापर कंपनी से वो लेके उसको फैसला गलत करार दे दिया जो एग्रीमेंट हुए थे, तो वो हरजाने में चली गई। वो 900 अरब पाकिस्तान के स्कैंडल अलग है, अच्छा पाकिस्तान को देना पड़ सकता है। लेकिन ये कि आपके एक फैसले की वजह से पाकिस्तान को 900 अरब रुपए की डज मिल रही है, आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये जो मुलाजिम बैठा हुआ है, इसको आप मराद की बात करते हो, पेंशन की बात करते हो। मैं कहता हूँ ये जजेज बैठे, आप रिटायर हो जाए, ये काजी अमीन रिटायर होकर फिर बैठा हुआ है, वो मराद और पेंशन तो ले रहा है, वो फिर यहाँ पे आके क्यों बैठ गया? अगर इन मुलाजमीन का दोबारा बहाल होना आपको दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा, तो जस्टिस काजी अमीन रिटायर होकर फिर यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? उसको काजी अमीन खुद वो इस जजमेंट में मौजूद था, वो अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेगा? यार आप मुनसिफ हो, आपने अदल करना है, आपने इस अवाम को, ठीक है आप जवाब दे नहीं हो, आपके पास इख्तियार है, आप इन पे पुलिस भी चढ़ा सकते हो, इनको नौकरियों से भी निकाल सकते हो, आप इनके साथ कुछ भी कर सकते हो, ऊपर खुदा की ज़ात तो बैठी हुई है, उसको भी तो देना है। और मुनसिफ के ऊपर ना जो तलवार है ना वो ज़्यादा लटकती है, क्योंकि वो उसके पास जो है ना, ये कुरान मजीद के अंदर कहा हुआ है, ये सामने मेरे लिखा हुआ है, फ़हुक्मा बिन नास बिल हक़, कि लोगों में इंसाफ, आप लोगों में इंसाफ करो। तो क्या ये इंसाफ होता है कि अपने लिए इलीट के लिए अलग इंसाफ हो, गरीब के लिए अलग इंसाफ हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इन लोगों, देखें मैंने जो आपने कहा कि इन लोगों की क्या उम्मीदें हैं, ये लोगों ने बार बार हमें बताया कि बाबा हमें ग्रेजुएटी नहीं चाहिए, हमें कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट नहीं चाहिए, हमें, उन्होंने कहा कि अब जिस बेचारे ने 10 साल काम किया या 15 साल काम किया, उसकी जो बेसिक तनख्वाह है वो 15,000 या 16,000 20,000 तनख्वाहें हैं इन बेचारों की। उन्होंने कहा अब उसको ग्रेजुएटी में मिला है तो शायद 1,000 रुपया या 1,500 रुपया पर महीना मिलेगा। जो जब 25,000 या 30,000 कमा रहा था उसकी, अभी वो कहते हैं हमारी तो वो पेंशन भी मिच्योर नहीं हुई,
तो जब वो बेचारे, अभी किसी का 8 साल रहता है, किसी का 6 साल रहता है, किसी का 7 साल रहता है, ठीक है ना। अब ये अगर दोबारा अपनी नौकरी पे चले जाएंगे तो इनको फिर मराद पेंशन, क्योंकि काम करेंगे तो वो ग्रेजुएटी कटती है, वो सारा कुछ होता है, तो वो ज़्यादा कुछ इनको रिलीफ मिल सकता है। वो सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि ये नौकरियों पे बहाल हो जाएं। अगर इसके अलावा कोई रिलीफ मिलेगा ना, शायद ये लोग एक्सेप्ट भी ना करें। क्यों, मेरी उनसे बातें हुई हैं, वो कहते हैं कि हमें पेंशन मरात नहीं चाहिए। ये जब से ये रिव्यू शुरू हुआ है ना, शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि जब जजेस ने ये ना कहा हो कि पेंशन और मरात, ओ भाई ये पेंशन और मरात आपको मिल जाती है, आप छोड़ जाएं अदालत, दूसरे लोगों को आने दे जो शायद यहाँ पे इंसाफ करे, वो तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है ना। अपने लिए आपके लिए अलग असूल है, उम्रा के लिए अलग असूल हैं, और इन बेचारे गरीबों के लिए क्यों, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये दूर दराज से, कोई सिंध से आता है, कोई बलूचिस्तान से। यही तो आज रज़ा रब्बानी ने कहा, उसने कहा कि इन लोगों को जो नौकरियां दी गई हैं वो बिल्कुल पोलिटिकल उसमें नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा जो वफाकी निज़ाम हुकूमत है ना, वो इश्तराकी निज़ाम हुकूमत है। उसमें जो छोटी कौमियतें हैं ना, जो या दूर दराज जो पसमानदा इलाके होते हैं, उनको हमेशा सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर उनको हमेशा इग्नोर किया जाता रहा। हमने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो दूर दराज के इलाके थे, जो पसमानदा, डीजी खां में जो है, मुजफ्फरगढ़ में आप चले जाएं या आप रेगिस्तान में किसी भी चले जाएं, कि हमने उन लोगों को ये ओनरशिप दी है कि यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ, मतलब हुकूमत, और आप जो है वो इसमें यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने उनको ओन किया है, तो इसमें आपको इतराज़ किया है। अच्छा, ये बताएं, जो अटार्नी जनरल की जानिब से अब सुप्रीम कोर्ट ने तजावीज़ तलब की हैं, अटार्नी जनरल ने आज केस की समाअत के दौरान ये भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी गुज़श्ता रोज़ मुलाकात नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो कोई हतमी तौर पर अभी बात नहीं कर सकते। आज वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर के साथ रब्ते की कोशिश करेंगे और वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कल यानी बुध के रोज़ वो तजावीज़ हतमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करेंगे। कल अदालत ये भी कह चुकी है कि इस केस को निपटा दिया जाएगा, और कल ही अदालत ने अटार्नी जनरल से तजावीज़ भी तलब की हैं। तो तैयब बलोच साहब, क्या समझते हैं किस तरह की रिलीफ जो है वो इन मुलाजमीन को दिया जा सकता है? क्योंकि हमने केस की समाअत के दौरान जो जजेस का जो रिमार्क्स हैं, जो उनका लबो लहजा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उसको अगर देखा जाए तो ये चीज़ नज़र आती है, समझ आती है कि शायद अदालत जो है वो इन तमाम मुलाजमीन को दोबारा बहाल करने के पोजीशन में शायद नज़र नहीं आती। आज जो जब रज़ा रब्बानी साहब तो खुद इस खालिक रहे हैं ना सीरा एक्ट 2010 के, उसको बंदियाल साहब ने कहा कि आप कन्फ्रंटेशन ना करें। अब कन्फ्रंटेशन का क्या मतलब है कि जो पार्लियामेंटेरियन है ना, जो हुकूमत है, जिन्होंने ये एक्ट बनाए थे, या जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनके जहन में एक ही नुक्ता है कि बाबा हम पार्लियामेंट सुप्रीम में, पार्लियामेंट ने ही एक्ट 2010 बनाया और पार्लियामेंट ने इनको बहाल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्ट क्यों उड़ाया? सही, ठीक। अब आप फिर उनको भेजें, तो अब वो कानून साजी तो उन्होंने करनी है, वो ये कानून साजी कर लें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, फिर आप ये भी कहते हो कि नहीं जी वो हमारे फैसलों को कोई एक्ट जो कोई गलत अंडू नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब बात यह है कि हुकूमत क्यों चाहती है, अब मतलब एक साइड पे रखो किसकी हुकूमत है, बात यह हुकूमत पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान, या मैं मज़ीद इसको एलुबरेट कर देता हूँ, जो सेक्रेटरी अपने हैं क्या उसे कहते हैं डिवीजन के, ठीक है ना, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की ये दरख्वास्त है नज़रसानी उन्होंने तैयार की, क्योंकि ये मुलाजमीन उन्होंने वो करने होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ही सब चला रहा है, तो उसने नज़रसानी की और उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर, देखो अटार्नी जनरल का कल क्या आर्ग्यूमेंट था, अगरचे इन्होंने अटार्नी जनरल को भी डिट्रैक्ट किया है, नहीं सुना उसको, जो उनके दलाइल थे, जो कानूनी नुकात खामियां उन्होंने निशानदेही वो तो उन्होंने की नहीं। उन्होंने एक वाज़े तौर के ऊपर कहा कि भाई पार्लियामेंट को दो, ये जो आपका फैसला ये अड़े आ रहा है, आपने ऑलरेडी एक एक्ट उड़ाया ना, जो पार्लियामेंट का काम था, जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की, आपने उसको उड़ाया, फिर पार्लियामेंट कैसे कानून साजी कर सकती है? आप कल को फिर उड़ा के रख दो, उनका जो इख्तियार था आपने उनके इख्तियारात में मुदाखलत की है। अब आप कहते हो कि पार्लियामेंट इनको रिलीफ दे या वज़ीर आज़म रिलीफ दे, बाबा वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट तो रिलीफ देना चाहती है, तो इसी वजह से तो वज़ीर आज़म की जानिब से अटार्नी जनरल जो है वो यहाँ पे आए हैं नज़रसानी केस के अंदर। उन्होंने कहा है वज़ीर आज़म का, और क्या कहना है, वज़ीर आज़म ने कहा नहीं, यानी जो अटार्नी जनरल का मौक़िफ़ है, आप तो वज़ीर आज़म के या चीफ एग्जीक्यूटिव का मौक़िफ़ होता है ना, तो चीफ एग्जीक्यूटिव का मौक़िफ़ तो ये है कि अदालत जो है वो अनडू करे अपना जजमेंट,
अदालत जो अपना जजमेंट 17 अगस्त का उसको कलअदम करार दे और इनको बहाल करे। सही। ये तो वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है। अब आप जी वो मुसलहतों में जाके और वज़ीर आज़म को वो बार बार मांग रहे हैं। मुमकिन तौर पर क्या देखते हैं आपने, केसेस की सारी समातें जो हैं वो कवर भी की हैं शुरू से लेके आखिर तक, क्या समझते हैं सर मुमकिन तौर पे देखें, मुमकिन तौर पे ना देखें, इनके पास एक छड़ी है और वो छड़ी है इंटरप्रिटेशन की। सही, ठीक है ना, तशरीह करने की। अब वो तशरीह ये जो भी करे इनसे कोई नहीं पूछ सकता, इनका दायरा इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैंडेट है। तो ये उसी मैंडेट में हर चीज़ जो जिस सिमत भी चले जाएं, हम और आप, हमारी क्या जरूरत है 16-16 लाख तनख्वाहें लेने वाले जजों से हम पूछ सकें या आवाम पूछ सके? किसी की कोई जरूरत नहीं, हुकूमत नहीं पूछ सकती, हम और आप क्या लोग हैं, ठीक है ना। तो इनका अपना एक मैकेनिज्म है, अपना तरीका है, इनका पूछगछ का भी अपना तरीका है, वो जुडिशल काउंसिल बनी हुई है, वट एवर। तो ये जो है ना, मतलब इनके पास फुल इख्तियार है ये क्या करते हैं। अब असल जो चीज़ है वो तो है कवायद और ज़वाबित को देखना। जब बंदियाल साहब ने आज बड़ी एक अहम बात की, उन्होंने कहा कि जो तयशुदा असूल है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके ऊपर एक इमारत का बुनियाद या स्ट्रक्चर उसके ऊपर होना चाहिए। तो यही हम बंदियाल साहब से भी कहते हैं कि आप तो माशाल्लाह इतने सोबर और सुलझे हुए हैं और आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है, और मंसूर अली शाह से भी और बाकी भी जजेस की, लेकिन ये दो बहुत ज़्यादा क्योंकि एक आइडियल टाइप जज हैं। तो इनको चाहिए कि जब आप पार्लियामेंटेरियंस को या रज़ा रब्बानी को ये कह रहे हैं कि तयशुदा असूलों के मुताबिक जो है वो इमारत का ढांचा बनना सुप्रीम कोर्ट के जो तयशुदा सुप्रीम कोर्ट के जो अपने कवायद हैं, जो ज़वाबित हैं, उनके मुताबिक भी तो आप अपनी इमारत बनाए ना, उसके ऊपर आप रखें। तो तयशुदा असूल और ज़वाबित तो यही कहते हैं, जैसा वो शाखावर ने जिसकी निशानदेही की कि सुप्रीम कोर्ट के इस रिव्यू बेंच के पास एक लिमिटेड स्कोप है और वो है नज़रसानी का, और वो उस पर नज़रसानी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जैसे आर्मी चीफ एक्सटेंशन केस में हुकूमत को एक वक्त दिया गया था कि आप इस हवाले से कानून साजी कर लें, क्या सुप्रीम कोर्ट महदूद वक्त के लिए उस फैसले को कलअदम कर सकती है या उसको मुअत्तल कर सकती है ताकि इसको दोबारा कानून साजी हो जाए और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए और मुलाजमीन अगर इन्होंने बहाल करना होता ना अबूरी तौर पे, जिसे आप कह रहे हो मुख्तर, वो शायद पहले दिन से ही कर देते हैं। और शायद वो जस्टिस बंदियाल साहब तो नए इंसान है, वो शायद कोशिश भी कर रहे थे, अटेम्प्ट भी कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने फिर चूँकि बेंच को जो बंदा हेड करता है ना, तो उन्होंने अपने दाएं बाएं बैठे हुए जजेस की भी राय और ओपिनियन को, क्योंकि वो एक कंबाइन उसने चलना होता है, तो वो उन्होंने बहरहाल उसके जो भी चीज़ें आई, तो बंदियाल साहब का अपना माइंड था कि मैं बहाल करूँ। क्या समझते हैं कि ये जो वकीलों ने दलाइल दी अब तक केस में, अगर वो अटार्नी जनरल को पहले मौका देते तो क्या उससे इन मुलाजमीन को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता था? नहीं, वो देखो, वो कोर्ट का अपना कंडक्ट है ना। तो अटार्नी जनरल तो पहले आए थे, जब रिव्यू था तो अटार्नी जनरल की पहली थी ना। अटार्नी जनरल ने पहले दिन आके इनको वो जो लीगल चीज़ें थी, जो खलात थे, जो सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट के अंदर कानूनी चीज़ें जो फुलफिल नहीं की गई, वो तो अटार्नी जनरल ने पहले दिन ही इनको पॉइंट आउट कर दिया था ना कि ये चीज़ें हैं। और अटार्नी जनरल ने पहले दिन ही कहा कि अदालत जो है वो फैसला जो है उसको वो करे, सस्पेंड करे और इनको बहाल करे। ये तो अटार्नी जनरल ने पहले दिन ही कहा था। तो फिर उन्होंने कहा था ठीक है जी साहब, आपकी चीज़ें हमारे सामने आ गई, हम सीनियर वकला को सुनते। फिर ये वकला की बात आई और फिर दरमियान में ऑप्शन वाली बात आ गई, तो वो फिर अटार्नी जनरल से वैसे आप पर उम्मीद है कि कल कोई मुलाजमीन के हक में कोई फैसला आ सकता है? सर हम तो इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे और इनसे कहेंगे भी सही भी, मेरा वालिद कोई सैकड एम्प्लॉई में नहीं है, सीधी बात है, या मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं सच आपको कह रहा हूँ। लेकिन हमें इनका दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि इस वजह से कि हम खुद जर्नलिस्ट हैं और हमें पता है, अगरचे हम इनसे ज़्यादा दुखी हैं कि हमारी तनख्वाहें तो हमें भी कई बार नहीं मिलती ना, वो भी हम अपने आप को अदालत के रहम करम पे भी डाल देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अदालत केस वैसे था, लेकिन खैर वो अदालत हमें रिलीफ देती है, अल्लाह का शुक्र है। ये जजेस अल्लाह इनको हयाती दे और खुश रखे और इनको इंसाफ करने की भी तौफीक दे। तो ये कंपनसेट करते हैं जहाँ पे बेसिक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। तो यही हम इनसे ये भी हमारी ये कह रहे हैं कि यार ये जो लोग बैठे हैं ना, जज साहब आपको देखना चाहिए। वो आप कहते भी हम संग दिल नहीं है, हमें इन लोगों का है वो हमने इजाला भी करना है। तो इस वजह से आज वो रज़ा रब्बानी को जो उन्होंने कहा ना कि आपने केस की सिमत चेंज कर दी है, तो केस की वाकई सिमत चेंज हो चुकी है। और इंशाअल्लाह जैसे कि बंदियाल साहब ने कहा कि हम अपनी सहूलत के लिए नहीं, बल्कि हम इन जो एम्प्लॉइज़ हैं इनकी सहूलत के पेश नज़र कम हम इसको कंक्लूड कर देंगे। तो हमें होपफुल रहना चाहिए और होप फॉर द बेस्ट। इंशाअल्लाह कल इनके हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। जी, ये तैयब बलोच साहब का तज़िया था और कल इंशाअल्लाह इस केस को अदालत जो है वो निपटाने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि जो मुलाजमीन यहाँ पर तकरीबन
हर रोज़ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल होती हैं। बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जिनकी उम्र 50 से 60 साल के दरमियान है, अपनी रिटायरमेंट के नज़दीक हैं और वो यहाँ पर इंसाफ के लिए आते हैं। सबकी नज़रें उन मुलाजमीन की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब हैं, इस 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब हैं कि वो इनको नौकरियों पर बहाल करेंगे और उनको इंसाफ दिया जाएगा। तो कल इंशाल्लाह जो भी इस हवाले से अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।